नमस्कार सभी को और आपका स्वागत है ज्यूइश वर्ल्ड वीकली में i24 न्यूज पर। मैं एमिली फ्रांसिस हूं। हर हफ्ते हम यहां इजराइल में और पूरी वैश्विक यहूदी समुदाय में यहूदी रुचि की कहानियों, मुद्दों और व्यक्तित्वों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और हम इस हफ्ते की यहूदी दुनिया की प्रमुख खबरों के साथ शुरू करते हैं। एक नजर डालिए। यूके में यहूदी विरोधी घटनाओं में 2026 की पहली छमाही में 21% की वृद्धि हुई है, जिसमें कम्युनिटी सिक्योरिटी ट्रस्ट द्वारा 926 रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। यह रिकॉर्ड पर दूसरा सबसे अधिक 6 महीने का कुल आंकड़ा है, जो केवल 2024 की पहली छमाही से पीछे है। जनवरी से जून की किसी भी अवधि के लिए हमलों की संख्या अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिसमें 135 मामले दर्ज किए गए। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में यह 82% की वृद्धि है। दोषी ठहराए गए नाजी जोशुआ बॉर्नहिल पेन ने इंग्लैंड में अगले साल होने वाले समरसेट काउंसिल चुनावों के लिए कंजर्वेटिव उम्मीदवार पद से इस्तीफा दे दिया है। यहूदी समुदाय के नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया और मीडिया की जांच के बाद उन्होंने यहूदी विरोधी उत्पीड़न अभियानों की एक श्रृंखला के लिए 2 साल की जेल की सजा काटी है और खुद को एक सुधरा हुआ व्यक्ति बताते हैं। बॉर्नहिल पेन ने कहा कि उन्होंने इसलिए नाम वापस लिया ताकि प्रतिद्वंदी उनके अतीत पर अभियान केंद्रित ना करें। और अंत में पुरातत्वविदों ने विलियस के महान सिनेगॉग की मुख्य मंजिल और केंद्रीय बीमा को पूरी तरह उजागर कर दिया है, जिसमें रंगीन फर्श, महिलाओं की गैलरी और धातु की 10 आज्ञाओं की पट्टिका का खुलासा हुआ है। ये खोजें तब सामने आई जब उस स्थल पर बनी सोवियत काल की एक स्कूल को गिरा दिया गया, जिससे 17वीं सदी के सिनेगॉग में अब तक की सबसे बड़ी खुदाई संभव हो पाई। इस सिनेगॉग को नाजियों ने नष्ट कर दिया था और बाद में सोवियत अधिकारियों ने इसे पूरी तरह मिटा दिया था। खुदाई करने वालों को अनुष्ठान से जुड़ी वस्तुएं भी मिली, जिनमें एक पासओवर प्लेट, एक गफिल्टे फिश डिश और दर्जनों आरक्षित सीटों की पट्टिकाएं शामिल हैं। रविवार को यरूशलेम के सबारो पिज्जा रेस्टोरेंट में हुए आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी थी। उस बम धमाके में 16 लोगों की मौत हो गई थी और 130 अन्य घायल हो गए थे। श्मूल ग्रीनबाउम की पत्नी शोशाना उन लोगों में से एक थी जिनकी मौत हो गई थी। वो गर्भवती थी और उस आतंकवादी हमले में दोनों की मौत हो गई थी। तब से उन्होंने अपने दर्द को एक मकसद में बदल दिया है और पार्टनर्स इन काइंडनेस नामक एक पहल शुरू की है। और हमें बहुत खुशी है कि वो हमारे स्टूडियो में हैं। नमस्ते और यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। तो 25 साल हो गए हैं। मुझे पता है कि ये बहुत लंबा समय लगता है। अगर आपका इस आतंकवादी हमले से कोई संबंध नहीं है तो मुझे पता है कि ये 9/11 से 1 महीने पहले हुआ था। सबसे पहले जब ये हुआ तो आप शोक कैसे मना पाई और आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उस मुकाम पर कैसे पहुंच पाई जहां आप खुद को बदल सकी? मुझे लगता है कि इसका एक हिस्सा मेरी पर्सनालिटी से जुड़ा है। मैं हमेशा बड़ी तस्वीर देखने वाला इंसान हूं। हमेशा ये देखता हूं कि मैं दूसरों को कैसे प्रोत्साहित कर सकता हूं, और जब आप दूसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो आपको भी ऊपर उठाने में मदद करता है। दिलचस्प है। तो जब ये हुआ आप यहाँ नहीं थी, आप दोनों इजराइल में साथ थी और आप पहले ही घर लौट चुकी थी। तो मैं रविवार को घर चला गया था और हमला गुरुवार को हुआ था। वाह, तो इस सालगिरह पर इजराइल में होना कैसा लग रहा है? क्या ऐसा लगता है जैसे ये कल ही हुआ हो, या आप पीछे मुड़कर देख सकती हैं और महसूस कर सकती हैं कि आपने खुद को कैसे बदल लिया है? मेरा मतलब है, एक तरफ से ये बहुत भावुक कर देने वाला है, ये बहुत बहुत गहरा दर्द है, लेकिन दूसरी तरफ मेरा यहाँ आने का मकसद लोगों का हौसला बढ़ाना है और यहाँ होना बहुत रोमांचक है और उम्मीद है कि मैं लोगों का हौसला बढ़ाने में मदद कर पाऊंगा, लोगों को जोड़ने के लिए। तो हमें इस पहल के बारे में बताइए, इसका नाम क्या है और इसका तरीका क्या है? तो हुआ ये कि पिछले 25 सालों से मैं दयालुता की कहानियां साझा करता आ रहा हूं। दुनिया भर के लोग दयालुता की कहानियां भेजते हैं और हमें लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रियाएं मिली है कि इन कहानियों ने कैसे मदद की, खासकर दूसरी इंतिफादा के दौरान, जब सबारों का दौर था, जब पूरे देश में भयानक आघात था। और लोग इन कहानियों से बहुत प्रभावित हुए और ये कहानियां उन्हें हौसला देती थी, ये उन्हें अलग अलग तरह से मदद कर रही थी। और ऐसा ही 11 सितंबर के समय भी हुआ। ये वाकई अद्भुत था। तो मैंने इस विषय पर बहुत शोध किया, मैंने इस विषय पर बहुत वैज्ञानिक शोध किया, सिर्फ ये देखने के लिए कि आखिर क्या चीज़ है जो लोगों को उत्साहित कर रही है और हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, हम इसके जरिए दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो 25 सालों तक मैं ईमेल्स भेज रहा था और ये अद्भुत था, बहुत प्रभावशाली था। और मजे की बात यह है, इस हफ्ते मैं इजराइल में था तो मैं ईमेल्स भेजने में उतना नियमित नहीं रहा। ये ईमेल्स हर दिन भेजी जाती हैं और लोग पूछ रहे हैं आप कहाँ हैं? नहीं, जो दिलचस्प था वो ये कि ये अद्भुत था। मैं ऐसा था जैसे मुझे घर से जल्दी निकलना था शोषणा की बरसी के दिन, और मैं सच में बहुत जल्दी में था और मैं ये सब आखिरी मिनट में कर रहा था। और मैंने एक कहानी से लगभग एक वाक्य काट दिया और मुझे लगभग 20 ईमेल
मिले अगले दिन मैं सोच रहा था ये सब ईमेल किस बारे में है। मैंने कभी इतने सारे ईमेल नहीं देखे थे। ये लोग बहुत बेचैन थे क्योंकि कहानी का आखिरी वाक्य छूट गया था। वाह, इससे पता चलता है कि वे इससे सच में जुड़ रहे हैं। तो विश्वास की शक्ति के बारे में समझाइए और आप हमारे इस उद्देश्य को कैसे पूरा कर रही हैं ताकि हम राष्ट्रों के लिए प्रकाश बन सके। विश्वास का उपयोग सिर्फ लोगों को प्रेरित करने के लिए ही नहीं, बल्कि आप विज्ञान के बारे में भी बात कर रही हैं और कैसे विज्ञान दिखाता है कि विश्वास का वास्तव में असर होता है। मुझे लगता है कि मेरी सोच में जो खास बात है वो ये है कि मेरा तरीका सभी धर्मों के लोगों के लिए है। सिर्फ यहूदी, ईसाई या मुस्लिम ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लोग और वे लोग भी जिनका कोई विश्वास नहीं है। यही मेरा तरीका है। तो आप उन लोगों में विश्वास कैसे जगाती हैं जिनके पास विश्वास नहीं है? तो ये वाकई कमाल की बात है। तो असल में देखिए, मैं कौन सा तरीका अपनाऊं? मैं कहूंगा चलिए एक जैविक तरीका अपनाते हैं। जैविक तरीका तो शरीर हार्मोन्स के जरिए काम करता है। असल में हमारी जिंदगी में जो ज्यादातर फैसले हम लेते हैं वो हमारे मूड और हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। और सबसे दिलचस्प हार्मोन्स में से एक है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन प्यार का हार्मोन है और ये लोगों को एक साथ लाता है और आत्मा को ऊंचा उठाता है। अब इसमें क्या दिलचस्प है, और जो वैज्ञानिक शोध मैंने किया है उसमें मुझे इसका ठोस सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन मूल रूप से वही हार्मोन जो लोगों को प्रेरित करता है और जो दयालुता के कार्यों और लोगों को मिलने वाले उत्साह से जुड़ा है। दयालुता के कार्यों को देखना, उनके बारे में सुनना, दयालुता के कार्य करना, वही हार्मोन आध्यात्मिक अनुभवों में भी इस्तेमाल होता है। सिर्फ धार्मिक अनुभव ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए आध्यात्मिक अनुभव भी। बहुत अच्छा है कि आप इतनी सकारात्मक हैं और शामुल, दुनिया में रोशनी फैलाने का अच्छा काम करते रहिए। और एक बार फिर संगठन का नाम है पार्टनर्स इन काइंडनेस। हम आपको फिर से यहाँ जल्दी देखेंगे। धन्यवाद। अगर आप सोशल मीडिया पर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कल्चर क्लब के स्टार बॉय जॉर्ज ने इजराइल के समर्थन में एक एआई जनक गाना रिलीज किया है जिसका नाम है वी विल डांस अगेन। लेकिन अगर आपने पिछले हफ्ते का ज्यूइश वर्ल्ड वीकली एपिसोड देखा था तो आपने ये भी देखा होगा कि i24 न्यूज के संवाददाता जो ब्राउन उस गाने से जुड़ी समस्याओं, उसकी प्रस्तुति और ये गाना दुनिया के सामने इजराइल को कैसे दिखाता है, इस बारे में बात कर रहे थे। लेकिन हर कोई जो से सहमत नहीं है। असल में बहुत से लोग सहमत नहीं हैं और वे खुश भी नहीं थे। और इसी श्रेणी में आते हैं डेविड ड्राइमन, जो हेवी मेटल बैंड डिस्टर्ब्ड के लीड सिंगर हैं, जो हमारे साथ हार्जलिया इजराइल से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हमारे स्टूडियो में खुद जो ब्राउन भी मौजूद हैं। तो मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। जरूर। और जो हम आपसे शुरू करेंगे, क्योंकि जो लोग इसे नहीं देख पाए उनके लिए समझाइए कि आपने जैसा महसूस किया वैसा क्यों महसूस किया और आपको क्यों लगता है कि इससे लोग इतने नाराज हो गए। सबसे पहले मैं सभी लोगों से जो अभी ये देख रहे हैं आग्रह करूंगा कि या तो मेरा लिखा हुआ लेख पढ़ें या फिर जूइश वर्ल्ड वीकली के लिए रिकॉर्ड किया गया मेरा सेगमेंट देखें। अगर आप इसे मेरे नए लॉन्च हुए इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखना चाहते हैं तो वहां एक आपके लिए स्क्रीन के नीचे आपका एक छोटा सा जिक्र है। सुनो, मुझे इसके लिए बहुत आलोचना झेलनी पड़ी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं यहूदियों के खिलाफ हूं, कि मैं हमास के पक्ष में बातें कर रहा हूं, जो कि अगर आप मुझे जानते हैं तो सच्चाई से बहुत दूर है। मैं यहूदी हूं, मेरे पास इजरायली नागरिकता है। आप जूइश वर्ल्ड वीकली का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे इस बात की परवाह है कि इजराइल दुनिया के सामने अपनी कैसी छवि पेश करता है। और यह पिछले कुछ वर्षों से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। लोगों ने यह बात नोट की है कि इजराइल पीआर की लड़ाई हार रहा है और यही इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन एक समस्या यह है कि इसका संदेश उन लोगों तक नहीं पहुंचाया गया है जिन तक इसे पहुंचना चाहिए था। जो लोग या तो इस संघर्ष की ज्यादा परवाह नहीं करते या वे लोग जो इजराइल के खिलाफ हो सकते हैं, उन्हें भी अपने पक्ष में करने की कोशिश करनी चाहिए थी। ज्यादातर संदेश उन लोगों पर ही केंद्रित रहा है जो पहले से ही उनके पक्ष में हैं, यानी अपने ही लोगों को समझाना। और यही बात मैं उस बॉय जॉर्ज एआई गाने के साथ कह रहा था। इसमें कुछ समस्याएं हैं जिन्हें आपको बाहरी नजरिए से देखना होगा। कोई बाहर का व्यक्ति इसे देखेगा और सोचेगा क्या यह चीज उन्हें हमारे पक्ष में ला सकती है। तो पहली बात जो मैंने कही थी, और यह मैंने उल्टा पक्ष रखकर कही थी, मैंने ये बात कही थी कि बॉय जॉर्ज का आपराधिक रिकॉर्ड है। उनका अतीत थोड़ा विवादास्पद रहा है। एक घटना में उन्होंने एक एस्कॉर्ट को रेडिएटर से बांध दिया था और उसकी पिटाई की थी। लेकिन जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले इसी स्टूडियो में आपसे एक थोड़े अलग विषय पर कहा था, मेरा मानना है कि हर पापी का भी भविष्य होता है और हर संत का भी अतीत होता है। उन्होंने इस घटना को पीछे छोड़ दिया है, उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी है और मुझे नहीं लगता कि इसे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग इससे असहमत हैं और यह एक ऐसी बात है जिस पर आपको व्यापक जनता के नजरिए से विचार करना होगा। इस गाने को लेकर मेरी जो समस्याएं हैं वो सबसे पहले ये बहुत ही आलसी तरीके से लिखा गया, एआई द्वारा जनरेट किया गया बेकार गाना है। ये 7 अक्टूबर की बहुत गंभीर घटनाओं के बारे में है, लेकिन इसके पीछे एक बेतरतीब रेगे संगीत बज रहा है। बॉय जॉर्ज ने इसे नहीं लिखा, उन्होंने एआई सिस्टम में कुछ निर्देश डाले और उसी ने इसे बनाया। जैसे उदाहरण के लिए
बॉब डिलन, उन्होंने नेबरहुड बुली नाम का गाना लिखा था जो इजराइल के युद्धों के बारे में था। ये ऐसा था जिसे सुनकर आप समझ सकते थे कि वो इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर थे, उन्हें इस विषय की सच में बहुत परवाह थी। इसमें समस्या ये है, अगर कोई इसे देख रहा है और उसे संघर्ष की परवाह नहीं है तो वो इसे देखकर सोच सकता है कि ये बहुत अजीब है, ये एआई रेगे है जो इजरायली महिलाओं के साथ हुए बलात्कार के बारे में बात कर रहा है। ये लोगों को हमारी तरफ नहीं लाएगा और मुझे लगता है कि यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है। मुझे बॉय जॉर्ज का बहुत सम्मान है, उन्होंने ये सिर्फ पिछले कुछ सालों में ही नहीं किया है, उन्होंने यहाँ परफॉर्म किया है, मैंने उन्हें परफॉर्म करते हुए देखा था, जब वो थे उन्होंने किया है। वो लगभग 16 सालों से इजराइल के बारे में सकारात्मक पोस्ट कर रहे हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूं कि उन्होंने साहस दिखाया। लेकिन यही वो जगह है जहां इजराइल का समर्थन करने वाले लोगों को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। ये इजराइल को बाकी दुनिया के सामने कैसे पेश करता है, और ये एक उदाहरण के तौर पर ये अच्छा नहीं दिखता, ये खराब पीआर है और मेरी राय में ये भलाई से ज्यादा नुकसान करता है। ठीक है, तो डेविड, मुझे पता है कि आप ध्यान से सुन रहे थे, तो मैं आपकी राय इस बारे में सुनना चाहूंगी। और अब जब आप जो की दृष्टि से भी सुन रहे हैं, तो आपके क्या विचार हैं? मुझे लगता है कि जो एक घमंडी है, मुझे लगता है कि वो संगीत को लेकर बड़ा नकचढ़ा है। मुझे लगता है कि उसे संगीत रचना के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि उसने अपनी जिंदगी में तभी कोई गाना लिखा है, और मुझे नहीं लगता कि वो जिस तरह से गाने की आलोचना कर रहा है उसके लिए वो सही स्थिति में है। अब चलो एक दूसरे के साथ ईमानदार रहें। जैसा कि हम हिब्रू में कहते हैं, अल्तान बरेच इनमा लिटवाकेच, सही है। स्वाद और खुशबू की बातों में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है और हर किसी को अपनी राय रखने का हक है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई अपनी राय को लेकर जुनूनी और मजबूर है। माफ कीजिए, लेकिन राय भी वैसे ही है जैसे पिछवाड़े, और अगर जो ऐसा बनने की कोशिश कर रहा है तो वह इसमें सफल हो रहा है। मुझे नहीं पता आपको क्या बताऊं, वह ऐसा नहीं है। सुनिए, वह चाहे ऐसा हो या ना हो, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैंने आपको बोलने के लिए काफी समय दिया, अब मेरी बारी है बोलने की। अब आप सुनेंगे। अब अगर आप सोचते हैं कि मनोरंजन की दुनिया में कोई भी कलाकार पूरी तरह से निर्दोष है, बिल्कुल धर्मी है, उसका अतीत दागदार नहीं है, वो अजीबोगरीब चीजें नहीं करता, वो आगे जाकर बैक स्टेज में पागलपन भरी हरकतें और आफ्टर पार्टीज और वो सबसे पागल चीजें नहीं करता जो आप सोच सकते हैं, ऐसी चीजें जो आप विश्वास भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब चलता है और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये मेरा तरीका नहीं है और ये शालीनता नहीं है और ऐसा करना अजीब भी लगेगा, ठीक है। लेकिन जो बात आप नहीं समझते वो ये है कि जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं जो इस मुद्दे के दूसरी तरफ हैं, अगर आप सोचते हैं कि बॉय जॉर्ज या मेरी या दुनिया में किसी और की कोई गाना उन्हें हमारी तरफ लाने में कोई फर्क डाल सकता है, तो फिर आप किसी भी बेबुनियाद बात पर भी आसानी से यकीन कर लेंगे। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। उन लोगों को अपनी तरफ लाने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि वे उस पक्ष को लेकर कट्टर हैं। उन्हें उसी पक्ष की सोच में ढाला गया है, उनका ब्रेन वॉश किया गया है। हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं जो बीच में हैं। हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं जिन्हें अभी भी समझाया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आप भी यही चाहते हैं। हम अपने सभी यहूदी साथियों को और उन लोगों को जो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखते, उन्हें मजबूत बनाना चाहते हैं क्योंकि पूरी यहूदी दुनिया में किसी के पास इतना साहस नहीं है मनोरंजन जगत में आगे बढ़कर वही करने का जो बॉय जॉर्ज ने अभी किया है। अब आप इसमें एआई के इस्तेमाल की जमकर आलोचना कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक खराब तरीके से लिखी गई गाना है। जानते हो दोस्त, मैंने बहुत सारे गाने लिखे हैं, उनमें से कई नंबर 1 हिट्स रहे हैं। मुझे पता है हुक क्या होता है, ठीक है, और उस गाने में जबरदस्त हुक है। ठीक है, यही रुपए हैं। हाँ बोलो जो। यही बात है डेविड, आप 100% सही हैं। हम करते अच्छा, हैं। सुनो। और मैं जो को महत्व दे सकती हूँ क्योंकि वो शो के निर्माता हैं। मैं समझता हूँ हम नहीं कर सकते। और मैं यही सबसे कह रही हूँ चौंकाने कि वाली हम बात हमेशा थी पीड़ित पूरे नहीं बन मामले में। सकते। ये आपको हम हमेशा आगे खुद को लाता है। पीड़ित के रूप में पेश नहीं कर सकते। हमें कभी कभी अपनी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। ठीक है, बोलो मान जो। लिया, लेकिन और बात तुम्हें यह ये है, भी समझना होगा डेविड कि सुनो, तुम मैंने किससे तुम्हें बात बोलने कर दिया। रहे हो। बोलो, तुमने मुझे डांटा था कि मैंने तुम्हें बोलने नहीं दिया, तो अब कृपया मुझे बोलने दो और तुम सुनो। धन्यवाद। सुनो, तुम 100% सही हो। तुम एक बहुत बहुत प्रतिभाशाली गीतकार और संगीतकार हो, जैसे कि बॉय जॉर्ज भी हैं। मेरे शरीर में संगीत की कोई समझ नहीं है, लेकिन मेरा कहना यह है कि मैं भी वो गाना बना सकता था, क्योंकि आपको बस एक वेबसाइट पर जाना है, कुछ संकेत डालने हैं और आप उसे पा सकते हैं। ये वो दिल और भावना नहीं दिखाता जो इतनी गंभीर विषय के लिए जरूरी है। और मुख्य कारण कि क्यों खासतौर पर यह गाना मुझे बहुत परेशान करता है, और मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, मेरे सामने इसके बोल भी हैं। आपने कभी 7 अक्टूबर का जिक्र नहीं किया। पेड़ों के सहारे जवान लड़कियों से बलात्कार किया गया, नाचने के जुर्म में बेरहमी से हत्या कर दी गई।
अगर मैं ऐसा कुछ सुनता हूं तो वो मुझे अंदर से झकझोर देता है। इससे मुझे गीतकार के प्रति गुस्सा आता है कि उसने ऐसा लिखा। और जैसा कि मैंने कहा, मुझे बॉय जॉर्ज के लिए बहुत सम्मान है। मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत प्रभावशाली रहे हैं। वो इजराइल के सबसे मजबूत समर्थकों में से एक रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब बहुत से लोग डरते हैं कि वे आगे आकर कहें, सुनिए, मैं इजराइल के साथ हूं और मैं यहूदियों के साथ हूं। लेकिन इसकी एक वजह है कि इतने लोग नहीं हैं। इसका कारण यह है कि जब कोई सांस्कृतिक सितारे इजराइल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वे सोचते हैं कि इजराइल किसे मंच देने के लिए तैयार है। उदाहरण के लिए इसे ही लीजिए, मैंने इस पर अपनी बात पहले ही कह दी है। केविन स्पेसी जब वे दिसंबर 2024 में इजराइल आए थे तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। उन्होंने कनेसेट के स्पीकर आमिर ओहाना से मुलाकात की, क्लावियो टूला, जिन पर बहुत विश्वसनीय यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, और सबसे बुरी स्थिति में वो एक ऐसा आदमी है जो अपने गाल पर हथौड़ा मारता है। इजराइल में उनका स्वागत किया गया क्योंकि लोग बस उस छोटी सी सांस्कृतिक अहमियत को पकड़ कर रखना चाहते हैं जिसके लिए लोग हमारे लिए अपनी गर्दन दांव पर लगाने को तैयार हैं। और सुनिए, मैं मानता हूं कि हमें एक व्यापक सोच रखनी चाहिए, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि हमें इसके बारे में आलोचनात्मक रूप से सोचना चाहिए। आप कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जिन्हें इस गाने से यकीन नहीं होगा। मैं असहमत हूं। यह मुख्य कारणों में से एक है। यह हज़बरा अभियानों के लिए मुख्य फंडिंग स्रोतों में से एक है। यह सॉफ्ट पावर है। इसी वजह से हम 2019 में यूरोविजन के लिए मैडोना को ला पाए, जबकि इजराइल 7 अक्टूबर से पहले बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी कर रहा था। इसका कारण यही है कि इससे लोग हमारी तरफ आते हैं। लोग सेलिब्रिटीज की बात सुनते हैं। आपको यह बेवकूफी लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। और इसकी एक वजह है कि बहुत कम सेलिब्रिटीज इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं। यहां तक कि बॉय जॉर्ज, हाँ, उन्होंने वेस्ट एंड में जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार में अपनी भूमिका खो दी, और उस बात के लिए मुझे उनके लिए बहुत अफसोस है। लेकिन उन्होंने खुद भी यह बात कही है। उन्हें नहीं लगता कि इस वजह से उन्हें कैंसिल किया गया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मिले हैं। मुझे लगता है उन्होंने कहा था कि उन्हें करीब 0.5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मिले हैं यहूदी समुदाय के समर्थन के कारण। और बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमें इसके पीछे जो लोग हैं उनका समर्थन करना चाहिए। यही मेरी राय है, और इसी वजह से मैं इस चैनल पर इस बारे में बात करने आया था। हाँ, बिल्कुल, इसके लिए आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट के लिए विरोधी पक्ष से सोचते हैं, ठीक है? और मान लेते हैं कि आपकी मुख्य समस्या वही है जो आप कह रहे हैं, यानी यह कि यह एआई द्वारा जनरेट किया गया बेकार कंटेंट है, जिसे उसने बस एक एआई सिस्टम में डाला और सिस्टम ने उसके लिए सारा काम कर दिया। मेरी समझ के अनुसार बोल उसके अपने हैं और धुन भी उसकी अपनी है, और उसके चारों ओर उसके आसपास का सारा वाद्य संगीत उसके लिए बस सिस्टम में डाला गया था। यही वह खुद भी दावा करता है। अब मैं इन दावों के खिलाफ बहस नहीं करूंगा। मैं आगे बढ़कर किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगा। यही संगीतकार खुद कहते हैं। अब मनोरंजन की दुनिया में ऐसे कई कलाकार हैं जो ऐसे गाने गाते हैं जिन्हें उन्होंने खुद नहीं लिखा। ये एक आम प्रथा है, ठीक है? ऐसे गाने होते हैं जिन्हें गीतकारों, निर्माताओं द्वारा लिखा जाता है। आप जानते हैं, लोगों को 2 इंच टेप से प्रो टूल्स पर रिकॉर्डिंग करने में भी बड़ी दिक्कतें थी। उन्हें इससे भी बहुत बड़ी समस्याएं थी। आप जानते हैं, जैसे पहले प्लास्टिक टाइप के कीबोर्ड्स और एनालॉग उपकरण इस्तेमाल होते थे। अब हर एक चीज को कंप्यूटर पर प्रो टूल्स सिस्टम में तैयार किया जाता है, जिसे हर एक ईडीएम म्यूजिशियन इस्तेमाल करता है। और हर एक, आप जानते हैं, आजकल हर आम म्यूजिशियन भी स्टूडियो में इसका इस्तेमाल करता है। नई तकनीक को लेकर हमेशा झिझक रहती है। यह तथ्य कि यह संगीत रचना खुद कलाकार द्वारा नहीं लिखा गया था, बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। ये कुछ ऐसा है जो दशकों से बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है। ये तो संगीत की शुरुआत से ही होता आ रहा है। आप जानते हैं, इसमें इंसानी योगदान होता है, उसके बोल और उसकी धुन। और भले ही आप जानते हैं इसमें इंसानी योगदान था या नहीं, अगर गाना आपका नहीं है तो गाना आपका नहीं है। अगर वो शानदार है तो शानदार है, चाहे वो कृत्रिम रूप से बना हो या किसी असली इंसान ने बनाया हो। सुनिए, पुराने तरीके से गाने बनाने का मुझसे बड़ा समर्थक कोई नहीं है, सच में। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए किसी ऐसी चीज को बुरा नहीं कहूंगा जो शानदार लगती है क्योंकि वो किसी अलग तरीके से बनाई गई है।
मुझे लगता है ये महज नाक भौं सिकोड़ना है। जैसा कि मैंने कहा, आप जानते हैं मैं वो इंसान हूं जो एक अच्छे हुक की कद्र कर सकता है। मैं वो इंसान हूं जो समर्थन की कद्र कर सकता है। और अगर मैं आपसे पूरी ईमानदारी से कहूं तो मैं आपसे सहमत हूं। और ये वही आलोचना है जो मैंने अपनी ही संस्था क्रिएटिव कम्युनिटी फॉर पीस के बारे में की है, जिसका मैं हिस्सा हूं। कि हम लोग थोड़े ज्यादा ही बेताब हैं। हम लोग थोड़े ज्यादा ही बेताब हैं कि कोई आए और हमारा समर्थन करे। हम उस तरह की लड़की की तरह हैं जो डांस में बेंच पर बैठी है और इंतजार कर रही है कि कोई आकर उसे डांस के लिए पूछे। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ और मेरे लिए बाकी सब चीजों में से यही सबसे ज्यादा क्रिंज बात है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ डेविड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई बहुत दिलचस्प था, और जो अपने विचारों को सामने रखने, उनका समर्थन करने और समझाने के लिए आपका धन्यवाद। और साफ तौर पर हमें देखिए, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें इतनी प्रतिक्रिया नहीं मिलती। हम हर हफ्ते जूइश वर्ल्ड वीकली पर आते हैं और हम हमेशा वही बातें दोहराते रहते हैं, और ये अच्छी बात है कि इससे बातचीत शुरू हो रही है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिस रॉयल हाँ हूं। इस सप्ताह भारत का स्वतंत्रता दिवस है, जहां लाखों लोग देश की यूके से स्वतंत्रता प्राप्त करने की 79वीं वर्षगांठ मनाएंगे, जो कि उस साल हुआ था जब इजराइल को भी संप्रभुता के लिए मान्यता मिली थी। और हम स्टूडियो में एक स्वादिष्ट कोशेर भारतीय दावत और एक प्यारे जोड़े के साथ जश्न मना रहे हैं। कृपया कोशेर इंडिया के लिरॉन और बेन यामीन बिन्यामिन खलीफा का स्वागत करें। नमस्ते और यहाँ आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले आपकी कहानी बहुत प्यारी है। आप मूल रूप से भारत में एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी परिवार में पले बढ़े। सबसे पहले मिलने से पहले वो समय कैसा था? भारत में बड़े होते हुए यहूदी परंपराएं और रीति रिवाज कितने महत्वपूर्ण थे, और वे भारतीय संस्कृति के साथ कितने समान और जुड़े हुए थे? तो मैं एक बहुत पारंपरिक यहूदी परिवार में पली बड़ी हूँ। हम कोशेर का पालन करते थे, जो एक तरह से मुश्किल भी था और आसान भी, क्योंकि हमारे पास रब्बानुत नहीं है, लेकिन हम सब कुछ जानते हैं कि क्या वेजिटेरियन है, क्या नॉन वेजिटेरियन है। तो ये बहुत अच्छा है। हाँ, मेरा परिवार कशूत को लेके बहुत सख्त है। हम शब्बात मनाते हैं, जो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि आप जानते हैं काम वगैरह करना पड़ता है, लेकिन हाँ, कोशेर रखना सब कुछ की बुनियाद है। योम टोव और सारे चगीम, तो हाँ, बहुत पारंपरिक ये अविश्वसनीय यहूदी है। मेरा मतलब परिवार है, है। मैंने सुना है कि भारत एक ऐसी जगह है जहां लोग अनुभव लेने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। आपने बिना देखे ही अलिया करने का फैसला किया। आप उपल में आ गई और फिर आप इस लड़के से मिली। हाँ, जैसे योजनाएं होती हैं, आप योजनाएं बनाती हैं, भगवान की अपनी ही योजनाएं होती हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ? और आपने उसे हिब्रू क्लास में देखा और बस कहा, हे भगवान। मैं जनवरी 2012 में आया था, और जिस दिन मैं आया उसके अगले दिन वो वहां थी, और ऐसा लगा जैसे पहली पहली का नजर में प्यार। प्यार हो गया। बिल्कुल। और आप फ्रांस से हैं, चलिए इसे स्पष्ट करते हैं। तो क्या आपके लिए भी ये पहली नजर का प्यार था? नहीं। कैसे नहीं? उसने आपको उसे एक मौका देने के लिए मना लिया। मैं मदद करूंगी। क्या आपने किया? ओ, बहुत आकर्षक है। रोमांटिक फ्रेंच फूल। तो ठीक है, अब आप शादीशुदा हैं, आपका एक बिजनेस है, आप अपनी क्यूजीन को मिला रहे हैं। तो हमें कोशेर इंडिया के बारे में बताइए, ये कैसे शुरू हुआ, और हमें इसके बारे में बताइए। अब हमारा एक परिवार है, हमारे 4 बच्चे हैं, और जब भी हम घर में खाना बनाते हैं, हमारे पास फ्रेंच क्यूजीन होती है, हमारे पास अल्जीरियन क्यूजीन होती है, हमारे पास इजरायली क्यूजीन भी है, क्योंकि हमें इजराइल बहुत पसंद है। हाँ, हमारे पास इंडियन भी हैं। तो हमारे घर में हम चाहते हैं कि बच्चे सभी संस्कृतियों के लिए खुले रहे। और बेन को मांस बहुत पसंद है, और मैं मांस ज्यादा नहीं खाकर बड़ी हुई हूँ। तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोशेर इंडिया। ये उस चीज से शुरू हुआ जो हम अपने घर में लाना चाहते थे, भारतीय मांसाहारी खाना, जो इजराइल में भी इतना जाना पहचाना नहीं है, खासकर कोशेर। कोशेर मांसाहारी बिल्कुल सही, खाना बिल्कुल। जाना पहचाना नहीं है, जाना पहचाना। और मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों को भी ये पता चले कि भारत में हमारे पास मीट है, और हमारे पास हर चीज है, सारे मसाले और सब कुछ है, लेकिन सब कुछ कोशेर भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ नॉन कोशेर ही होना चाहिए। सही है ना? मैं समझती हूँ जब आप भारत में होते हैं तो कोशेर मीट कैसे मिलेगा। बात ये नहीं है कि मीट है, असली बात है कि कोशेर मिलना आसान नहीं है। तो हाँ, ये बहुत आम नहीं है। ठीक है, तो आप एक बहुत खास जरूरत पूरी कर रही हैं। आप कोई रेस्टोरेंट नहीं है, आप कोई केटरर नहीं है, आप असल में अनुभव लेकर आ रही हैं। तो जरा समझाइए कि यहाँ हमारे पास क्या है, और जो लोग सीखना, भाग लेना और आनंद लेना चाहते हैं, उन्हें इस अनुभव से क्या मिलेगा, खासकर जब मैंने तो खाना शुरू भी कर दिया है। तो हम असल में एक अनुभव पेश करते हैं, सिर्फ बेसिक कैटरिंग या कोई रेस्टोरेंट नहीं। जैसा आपने कहा, हमारे पास इवेंट्स होते हैं, लोग हमसे अपने बर्थडे, बार, मिज़वाह ऐसी चीज़ों के लिए संपर्क करते हैं। हम उनके लिए वर्कशॉप्स भी रखते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं और फिर उसे घर पे खुद करना चाहते हैं। हाँ, हमारे पास, जैसा आपने कहा, बसार हमारी मुख्य चीज़ है, लेकिन हमारे पास वेजिटेरियन, वेगन, हलावी भी है।
ये लोगों पर निर्भर करता है और हमारे पास कंपनी इवेंट्स भी होते हैं। कमाल है। और ये सब कैसे चल रहा है? मुझे यकीन है फिर से यहाँ खाने में इतनी विविधता नहीं मिलती। मुझे खुद भी दिक्कत होती है जब तक आप तेल अवीव में नहीं हैं, या आप जानती हैं यहाँ विविधता ढूंढना मुश्किल है। तो मैं सोचती हूँ कि लोग इसे खूब पसंद कर रहे होंगे। हाँ, ज्यादातर समय मुझे लोगों से बहुत अच्छे फीडबैक मिलते हैं, क्योंकि कुछ खास डिशेस जो मैंने समय के साथ अपने परिवार के लिए बनाई थी और अब सबके लिए भी बना रही हूँ। उदाहरण के लिए बटर चिकन। हाँ ठीक है, तो ठीक है? हमें बताइए। हाँ, लेकिन ये चिकन है, मेरा वजन धन्यवाद। बहुत बढ़ जाएगा। इसमें मक्खन है और सॉस क्रीम से बनी है और सब कुछ, लेकिन कोशेर वर्जन की वजह से मैंने इसे पूरी तरह बदल दिया है और ये हमारी क्या खासियतों में आपके से पास कोई एक है। बर्तन है? कोई? हाँ, मेरे पास कांटा नहीं है। ठीक है, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप आसानी से कोशेर बना सकें। नहीं, तो आपने क्या किया इसे बनाने के लिए, और मैंने जीत हासिल की। इसके अलावा एक और बात है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि भारतीय खाना बनाने के लिए दही जरूरी होता है। दही की जगह लोग नारियल का दूध डालते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा नारियल का दूध या क्रीम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत स्वादिष्ट है, मैं बहुत खुश हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आप दोनों बहुत ही शानदार जोड़ी हैं और मैं आप दोनों कमाल कर रहे हैं। धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत, बहुत। धन्यवाद। बिल्कुल, कोशर इंडिया जाने के लिए उनका एक इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है और हम इसकी बहुत सराहना करते हैं। तो भारत को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम प्यार करते हैं। और जूश वर्ल्ड वीकली से इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। मैं हूं एमिली फ्रांसिस। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपसे अगले हफ्ते फिर यही मिलेंगे।